गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके पास 4 कंटेंट्स लेकर आया हूं और 4 कंटेंट्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एक जीके भी है। भारतीय इतिहास का चीनी भाषा में लिखी हुई पुस्तक का अनुवाद का क्या प्रभाव है, सही अनुवाद किया गया है या नहीं किया गया, इसके बारे में बताएंगे आज। थेलेस थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक्सरसाइज 25 है और सिकंदर का आक्रमण जानने के लिए बाहरी देशों के साहित्य का साक्ष्य क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको एक बात समझने के लिए रिसर्च का विषय है, जो मैं बता रहा हूं रिसर्च का विषय है और माननीय मोदी जी से भी आग्रह करूंगा कि विद्वानों को एकत्रित करके और रिसर्च इस विषय पर किया जाए ताकि हमारा जो इतिहास स्वर्णिम इतिहास था फिर से पूरे विश्व में भारत का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। और तीसरा बताए, चौथा बताए मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928, जिसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये 4 चीज बताएंगे, जीके बताएंगे। और जीके बताएंगे। देखिए, मक्खी बैठ गया था, हाउ टू ऑपरेट एक्यूल में बताएंगे। देखिए, एक मक्खी बैठ गया, वही लेक्चर पर आ गया इस पे, तो हाउ टू ऑपरेट एक्यूल भी बताएंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही खुशीपूर्वक हृदय से जानने की आप कोशिश करिएगा। तो पहला है भारतीय इतिहास का चीनी भाषा में लिखी हुई पुस्तक का अनुवाद, वो सही अनुवाद है या नहीं है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, जो नोट्स तैयार किया हूं। चीनी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किए गए अनुवादों से जिस जिस प्रकार की गड़बड़ियां हुई है उसके लिए कुछ उदाहरण इस प्रकार है। एस बिल हेंगसंग की पुस्तक का अनुवाद करते हुए फुटनोट 33 का चीनी भाषा से अंग्रेजी के अनुवाद में इस प्रकार किया है। लेटली देयर वाज ए किंग कॉल्ड अनसु फामो who was the distinguished for his learning and linguistic chronology of Nepal history recounted पृष्ठ नंबर 28 पर उद्धृत है। बिल के उक्त अनुवाद के आधार पर डॉक्टर गोलन ने जिस भारत के साहित्य ग्रंथ, ऐतिहासिक सच, भाषाई प्रमाण आदि सब झूठे लगे हैं, अपने लाल बुझकड़ी तर्कों के आधार पर अंशु बर्मन को 3000 कलिया 101 ईस्वी पूर्व के स्थान पर ईसा के 7वीं शताब्दी में लाकर बिठा दिया है। उक्त अनुवाद के संदर्भ में पंडित कोटे वेंकट चलम का उक्त पुस्तक के पृष्ठ संख्या 29 पर कहना है कि वेन होंग तंग visit Nepal, he found frequently on the lips of the people and memorable name. He noted and recorded that there had been a great king of the name of Anshu Burman, and that but he never stated that Anshu Burman maintained was the contemporary or was reigning at the time of his visit. In the first word of the bills, translate of the Hong tongue fluence to the Anshu Burman or Anshu Famu given in the footnotes previously. Lately there was a king called Anshu Burman. There is the implication that the Anshu Burman was not contemporary of Hun Tang. यह गलती चीनी शब्द के अंग्रेजी अनुवाद लेटली के कारण हुआ है। यदि लेटली की जगह फॉर्मली होता तो यह गलती न होती। फॉर्मली का अर्थ होता है
इन फॉर्मर टाइम अर्थात पूर्व काल में या पहले, जब लेटली का अर्थ है कि हाल में। इन दोनों शब्दों के अर्थ में समय का अंतराल स्वयं ही स्पष्ट हो जाता है। चीनी यात्री फायान का यात्रा विवरण के अनुवाद में श्री जगमोहन वर्मा के पुस्तक की भूमिका के पृष्ठ 3 पर लिखा है। इस अनुवाद में अंग्रेजी अनुवाद से बहुत अंतर देख पड़ेगा, क्योंकि मैंने अनुवाद को चीनी भाषा के मूल के अनुसार ही जहां तक हो सका है करने की चेष्टा की है। अर्थात उन्हें अंग्रेजी का जो अनुवाद हुआ है वह ठीक नहीं लगा। यदि उसमें गड़बड़ी नहीं होती तो वर्मा जी ऐसा लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। उन्होंने पुस्तक के अंदर एक दो नहीं कई स्थानों पर शब्दों के अनुवाद का अंतर तो बताया ही है, एक दो स्थानों पर ऐसे उल्लेख भी बताए हैं जो मूल लेख में थे ही नहीं और अनुवाद में डाल दिए गए हैं। अब अगला इतना गलती हुआ है, मैंने कोई भी चीनी जो वृत्तांत है, चीनी जो यहाँ लोग आए हैं और जिन्हें लिखा है उसमें बहुत अंतर है, इसलिए इस अंतर को रिसर्च का विषय बनाना चाहिए, क्योंकि यह रिसर्च का विषय है। और रिसर्च का विषय आज हम अपना थेलेस थ्योरम का एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में चलते हैं। ये एक्सरसाइज 25 प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड द अपोजिट साइड ऑफ इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड कंटेनिंग द एंगल। मैंने गिवन दिया हुआ है कि ABC त्रिभुज ABC में which AB is bisector of A, ये कोण A का बाइसेक्टर है AB। देन टू प्रूव BD बटा DC बराबर AB बटा AE, AB बटा AC, AB बटा AC होना चाहिए। यहां गलती लिखा गया है, AB बटा AC होना चाहिए, यही नहीं। AC तो ड्रा कंस्ट्रक्शन करते हैं, ड्रा सी DA के समानांतर खींचता, मीटिंग DA प्रोड्यूस एट E, DA से मिलता है जमीन तक बढ़ाते हैं इसको। तसीस DA समानांतर CE एंड डी है कोण 2 इक्वल टू कोण 3 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण ये 3 हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल और करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल होता है, इसलिए 1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये बहिष्ठ कोण सामने के अंतः कोणों के बराबर होता है, ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। और AB बाइसेक्टर कोण A, इसलिए कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो गया, इसलिए 3 इक्वल टू 4 हो गया, 3 इक्वल टू 4 क्योंकि 2 बराबर 1/2 है, 1 बराबर है, 1 बराबर 4 है, इसलिए कॉमन हो जाएगा, इसलिए 3 बराबर 4 होगा। 3 बराबर 4 जो ही होगा, 3 बराबर 4 होगा तो AC बराबर वही होगा, तो A बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है। अब A बराबर AC हो गया, तब नौ त्रिभुज BCE में DA समानांतर C, इसलिए BD बटा BC बराबर A बटा A हो गया। अब चूंकि A इक्वल टू AC है, इसलिए BD बटा BC बराबर A बटा AC प्रूफ हो गया। बड़ा ही आराम तरीके से प्रूफ होता है और बड़ा ही हमको लगता है कि आपको भी ये बात समझ में आ गया होगा, ये बात समझ में आ गया होगा। और तीसरा जो है, सिकंदर का आक्रमण जानने के लिए बाहरी देशों का साहित्य का साक्ष्य क्या है, जो साक्ष्य मिला है हमको वो सही मिला है कि नहीं मिला है, इस पर हम बात करेंगे। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पर जो नोट तैयार किए हैं, पड़ोसी देशों का साहित्य। तो उस समय भारतवर्ष का 52 में ही नहीं, तत्कालीन त्रिविष्टक तिब्बत
सीलोन, श्रीलंका तथा नेपाल में ग्रंथों में भी भारत पर सिकंदर के आक्रमण के बारे में नहीं, स्वयं तथा कथित विश्व विजेता की आकांक्षा सिकंदर के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता। जब कोई उल्लेख नहीं मिलता है तो सस्पेंस का विषय है, रिसर्च का विषय है। अब विभिन्न यूनानी ग्रंथों में उपलब्ध मेगास्थनीज के कथनों के अंशों में तथा टोलमी, प्लानी, प्लूटार्क, एलियन आदि विभिन्न यूनानी लेखकों की रचनाओं में सिकंदर के आक्रमण के बारे में विविध उल्लेख मिलते हैं। इन्हीं में सेंडोकोटस का वर्णन भी मिलता है, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य है, इस संबंध में किसी भी ग्रंथ में कोई उल्लेख नहीं हुआ है। यह तो भारतीय इतिहास के अंग्रेजी लेखकों की कल्पना है। यदि वास्तव में सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य होता और उसके समय में ही यूनानी साहित्य लिखा गया होता तो उसमें अन्य अनेक समसामयिक तत्व भी होने चाहिए थे, जो कि उसमें नहीं है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आक्रमण हुआ था, इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस दृष्टि से निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है। पहला, नंद का कोई उल्लेख नहीं है। यदि चंद्रगुप्त मौर्य नंद नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त के समय नंद राजा ही राज कर रहे थे, इसलिए उनका यदि वर्णन नहीं है तो कुछ नहीं है, बिल्कुल गायब है। सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के सम्राट पद पर महापद्मानंद का नाम लिया जाता है, किंतु उस नंद के बारे में यूनानी साहित्य में कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता। सभी लेखकों की रचना इस विषय पर मौन है। अब जेम्ब्रोमेस का उल्लेख अवश्य मिलता है, किंतु इस शब्द का नंद से न तो कोई ध्वनि साम्य है और न किसी और प्रकार का समानता है। भले ही जोम्स आदि ने यह माना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के गद्दी पर नंद बैठा हुआ था, किंतु एलियट के भारत का इतिहास भाग 1 पृष्ठ 108 और 109 तक अनुसार सिकंदर के हमले के समय हल नाम का राजा गद्दी पर बैठा था। भारतीय पौराणिक तिथिक्रम के अनुसार हल का राज्यकाल लगभग 490 ईस्वी पूर्व में बैठता है। अतः इस संबंध में निश्चय नहीं कहा जा सकता कि सिकंदर का हमला कब हुआ था। निश्चय ही नहीं कहा जा सकता कि सिकंदर का हमला कब हुआ था, यानी सिकंदर का हमला सस्पेंस है। वास्तव में अंग्रेजों ने इसे हीरो बना दिया है, वास्तव में हीरो था नहीं। टी.एस. नारायण शास्त्री का सिकंदर के आक्रमण के संबंध में कहना है कि जबकि स्मिथ एवं अन्य प्रशंसकों ने सिकंदर के झेलम तक आने का उल्लेख किया है, किंतु वह वास्तव में तक्षशिला से आगे भारत के कभी आया ही नहीं। वह उसके सिपाहियों को रोना धोना शुरू कर दिया था। अतः उसके सतलुज तक आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ईज ऑफ शंकर 1917 ईस्वी भाग 1 पृष्ठ 96-97 पर उन्होंने लिखा है। इन सब बातों से लगता है अब अगले एपिसोड में बता देंगे चाणक्य का क्या पोजीशन है। इन किताबों में चाणक्य का भी नाम मिलता है या नहीं है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य और पद्मानंद तीनों एक ही समय के थे। यदि तीनों का नाम एक साथ नहीं मिलता है तो बिल्कुल भेद बात है, भेदभाव कहा गया है। इस प्रकार अब हम अगला टॉपिक मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 यानी 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट कहता है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या चीज था और क्यों नहीं माना गया, क्या कारण था, भारत की स्थिति क्या थी, परिस्थिति क्या थी, ये बताएंगे आज। जिस समय भारत का साइमन कमीशन का विरोध एवं बहिष्कार कर रहे थे, उसी समय भारत का सचिव कांग्रेस नेताओं को चुनौती दी कि यदि वे विभिन्न संप्रदायों की सहमति प्राप्त कर संविधान का मसौदा तैयार करे तो सरकार उस पर सहानुभूति विचार करेगी। क्योंकि भारतीय नेताओं की इस चुनौती को स्वीकार किया और 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में इस विषय पर विचार विमर्श हेतु सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। इसके बाद 10 मई 1928 को बॉम्बे में पुनः सम्मेलन बुलाया गया तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से 8 सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस 8 सदस्यों की समिति का मसौदा गठन किया गया।
इस समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को 1928 में स्वीकार कर लिया गया। नेहरू रिपोर्ट की धाराएं क्या थी, पहले बताते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसका मुख्य धाराएं थी, ब्रिटेन के दूसरे देशों में जैसा उपनिवेश स्वराज है वैसा ही भारत में उपनिवेश स्वराज को स्थापित किया जाए। दूसरा था, प्रांत के दोहरे शासन का अंत करके उत्तरदायी शासन का स्थापना की जाए। तीसरा, भारत के संघीय शासन की स्थापना की जाए किंतु केंद्र के अधिक शक्तियां प्रदान की जाए। चौथा, लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, दलित वर्गों की रक्षा की जाए, स्त्री पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया जाए। पांचवा, देश के एकता सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए प्रथम निर्वाचन प्रणाली के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की सिफारिश की गई। छठा, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाए जो कि अंतिम न्यायालय हो। सातवां, सिंध प्रांत को बंबई से पृथक करने का सिफारिश की गई। आठवां, केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनात्मक होना चाहिए। नौवां, नवीन केंद्रीय सरकार को देशी रियासतों के ऊपर में सभी अधिकार प्राप्त हो जो अभी ताज के अधीन केंद्रीय सरकार को प्राप्त है। नेहरू रिपोर्ट को सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया किंतु इस रिपोर्ट से सिख संतुष्ट नहीं हुए, जबकि डॉक्टर अंसारी इस रिपोर्ट में स्वीकार कर लिया किंतु मौलाना मोहम्मद अली और जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के 14 सिद्धांत ने नेहरू रिपोर्ट को विकल्प के रूप में रखे जिसे कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य कोई समझौता नहीं हो सका क्योंकि यह रिपोर्ट अत्यधिक प्रगतिशील थी अतः ब्रिटिश सरकार ने इसे ठुकरा दिया। यही नेहरू रिपोर्ट था। इसको नेहरू रिपोर्ट था, बड़ा ही अच्छा ढंग से मैंने पढ़कर सुनाया, जो तैयार किया था। इसको सिख ने भी नहीं माना था, मुस्लिम लीग ने नहीं माना था, और चूंकि इसमें विकास का प्रगति का अधिक बातें कही गई थी इसलिए अंग्रेज भी नहीं माना, अंग्रेज भी इसे कठिन कर दिया। तो अब अगला पॉइंट हमारा जीके का है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जीके की दृष्टि से कि सूर्य की सतह का तापक्रम कितना है, 6000 डिग्री सी। विद्युत आर्क जो लैंप होता है उसका 4000 डिग्री सी होता है, आर्क लैंप जो बनता है। तीसरा, टंगस्टन का पिघलना 3500 डिग्री सी पर, टंगस्टन जो बल्ब का फिलामेंट होता था टंगस्टन का 3500 डिग्री सी पर पिघलता है। लोहे का पिघलना 1800 डिग्री सी पर पिघलता है लोहा, पारे उबलता है 900 डिग्री सी पर, और पानी उबलता है 100 डिग्री सी पर, और हाइड्रोजन उबलता है 10 डिग्री सी पर। ये जीके है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, भविष्य में आपको काम देगा। अब हम हाउ टू ऑपरेट यकीन, देखिए कितना दिक्कत होता है, कैसे कैसे हम लिखते हैं यकीन पे, और एक कीड़ा दिया जाता है तो इस पर यहाँ लकीर पड़ जाता है, इसलिए इसको भी मिटाना पड़ता है, और इसको भी मिटाने के लिए वही रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ, जो आपको YouTube दिखाते हैं, YouTube पर दिखा करके थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं, उसके बाद समाप्ति की ओर होता है मेरा ये कार्यक्रम। तो यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा वीडियो है, एक व्यक्ति का अंतिम यात्रा का हम शूटिंग किए हैं। ये शूटिंग देखिए कितना सुंदर शूटिंग है। देखिए यहाँ का जो कल्चर है कि आदमी का अंतिम बारात जा रहा है। लकड़ी का जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी,
अब इसको बंद करते हैं और समाप्ति की ओर करते हैं। इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।